बहुत समय पहले किसी रेगिस्तान से कुछ दूर एक गांव था। उस गांव की धरती बहुत ही उपजाऊ थी, अतः वहां अन्न बहुत आयात से पैदा होता था। गांव में हर तरह की खुशहाली थी। वहां के सभी निवासी सुखी एवं संपन्न थे। दुर्भाग्य से एक बार वहां कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। फलतः भयंकर अकाल पड़ गया। सभी तालाब कुएं सूख गए, फसलें तबाह हो गईं। प्रकृति की इस भीषण मार से लोग त्राही त्राही करने लगे। पशु चारे के अभाव में अकाल की काल के गाल में समाने लगे। स्थिति कुछ और बिगड़ी तो अन्न जल के अभाव में लोगों का मरना भी शुरू हो गया। तब एक दिन सभी गांव वालों ने इस समस्या से निपटने के लिए मिलकर कोई उपाय करने का निश्चय किया। वे सभी गांव के मुखिया के पास पहुंचे। गांव का मुखिया एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वह बहुत ही दूरदर्शी और बुद्धिमान था। उसी की सूझबूझ का परिणाम था कि अभी तक गांव में कोई लड़ाई झगड़े की घटना नहीं हुई थी। यदि कोई अप्रिय घटना घट भी जाती या किन्हीं लोगों में मनमुटाव हो जाता तो बूढ़ा मुखिया अपनी सूझबूझ से उनका मनमुटाव दूर कराकर सुलह सफाई करवा देता था। मुखिया के इन्हीं गुणों के कारण सभी गांववासी उसका बहुत सम्मान करते थे। सभा आरंभ हुई तो एक नौजवान ने उठकर मुखिया से कहा, मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि गांववासी कैसी विकट स्थिति से जूझ रहे हैं। यहाँ न खाने को अन्न नहीं बचा है और न पीने के लिए जल। चारे के अभाव में हमारे पशु तो पहले से ही मर रहे थे। अब गांववासियों का मरना भी आरंभ हो गया है। रोज ही गांव के शमशान में चिताएं जलती दिखाई देने लगी हैं। यदि ऐसी ही स्थिति कुछ दिन और बनी रही तो एक दिन सारे गांववासी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। समूचा गांव वीरान हो जाएगा। यह सुनकर मुखिया बोला, हाँ, स्थिति तो सचमुच ही गंभीर है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी भयंकर स्थिति कभी नहीं देखी। लेकिन आप लोग धैर्य रखें और निराशा का भाव अपने मन से निकाल दें। तब तक मैं सोच समझकर कोई उपाय निकालने की कोशिश करता हूँ। सोचने के लिए अब समय ही कहाँ बचा है मुखिया जी। गांव का एक दूसरा नौजवान उत्तेजित होकर बोला, इधर आप सोचते ही रहेंगे और इस बीच हमारे 2-4 साथी और मौत के आगोश में समा जाएंगे। इसलिए सोचना बंद कीजिए और कोई निर्णय कीजिए। निर्णय सुनो नौजवान। उस नौजवान की बात सुनकर मुखिया ने शांत भाव से कहा, तुम जवानी के जोश में आकर ऐसी बातें कर रहे हो। जरा यह तो सोचो कि जैसी हालत तुम्हारी है वैसी ही मेरी और मेरे परिवार की भी है। मैं स्वयं भी स्थिति की गंभीरता को समझ रहा हूँ, किंतु कोई भी काम सोच विचार कर ही करना चाहिए। बगैर सोचे समझे किया हुआ काम हमेशा दुख ही देता है। इसलिए चाहे जितनी विपत्ति क्यों ना आ जाए, व्यक्ति को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। मुखिया की बातों का गांव के लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। अधिकतर गांव वालों का कहना था कि मुखिया जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, किंतु गांव में कुछ गर्म मिजाज व्यक्ति भी थे। उन्हें मुखिया की बातें दकियानूसी और कायरतापूर्ण लगी। एक गर्म मिजाज नौजवान गुस्से से उबल पड़ा और बोला, हद हो गई सहनशीलता की। यहाँ जान पर बनी हुई है और आप धीरज रखने का उपदेश दे रहे हैं। कैसे धीरज रखें मुखिया जी? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे में धीरज धारण कर हम सब लोग स्वेच्छा से मौत को गले लगा लें? बस बहुत हो गया। अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए। हमें नहीं चाहिए आपका कोई परामर्श। यह सुनकर भी मुखिया पूर्ववत शांत भाव से बोला, नौजवान, शांत हो जाओ। इस प्रकार गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आप लोग ऐसी हालत में यहाँ रहो। फिर भी गांव छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे? इस बारे में तो थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ेगा। ना मालूम कितना लंबा सफर करना पड़े। इसके लिए कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। साथियों, वही नौजवान बोला, लगता है उम्र के साथ इनकी अकल भी सठिया गई है। यह गांव नहीं छोड़ना चाहते तो बेशक न छोड़े, किंतु मैं और मेरे साथी अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम आज ही यह गांव छोड़कर जा रहे हैं। तुम लोगों में से जो भी हमारे साथ चलना चाहे उसका स्वागत है। नौजवान की ऐसी तीखी बात सुनकर मुखिया को किंचित दुख पहुंचा। उसने पुनः धैर्य के साथ नौजवान से कहा, बेटे, तुम्हारा यह कहना तो सच है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारा यह कहना कि मेरी अकल सठिया गई है बिल्कुल गलत है। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए।
अनुभव का खजाना है मेरे पास, इसलिए मेरी मानो, जोश में अपने होश न खो। छोड़ो भी मुखिया जी, नौजवान ने तिक्त स्वर में कहा। अब हम आपकी कोई सलाह नहीं मानने वाले। हमारा निश्चय अटल है। लेकिन बेटे, मेरी बात तो सुनो, होश से काम लो। मैं तुम्हारा बुजुर्ग मुखिया हूँ, मैं तुम्हें गलत सलाह कभी नहीं दे सकता। मानता हूँ कि तुम्हारे पास शक्ति है, उत्साह है और बुद्धि की भी कमी नहीं है, किंतु जीवन का अनुभव नहीं है तुम्हारे पास। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज होती है। बार बार एक ही बात का मत दोहराओ मुखिया जी। नौजवान पुनः कटु स्वर में बोला। आप गांव में रहना चाहते हैं तो रहिए, और लोगों का भी यही निर्णय है तो यही सही। किंतु हम तो अब इस गांव में नहीं रुक सकते। हमने फैसला कर लिया है कि हम तुरंत यहाँ से चल देंगे। फिर उस नौजवान ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा। देख क्या रहे हो गांव वालों, मुखिया जी हमें गांव में रहने की सलाह देकर हमारी मौत को निमंत्रण दे रहे हैं, किंतु हमें अपनी मौत स्वीकार नहीं है। अब तुम लोगों में से जो भी हमारे साथ चलना चाहे वह तैयार हो जाए। उस युवक की बातों ने गांव के कई लोगों को प्रभावित किया, अतः वे लोग उसके साथ जाने को तैयार हो गए। किंतु गांव के अधिकतर लोग मुखिया के पक्ष में ही रहे। उन्होंने मुखिया की बातों के अर्थ को समझ लिया था। युवक पक्ष के जो लोग तुरंत चल पड़ने को तैयार थे, वे जितनी जल्दी हो सके गांव छोड़ देना चाहते थे। इस प्रकार गांव के लोग दो पक्षों में बंट गए। जो लोग युवक के साथ जाने को इच्छुक थे, उन्होंने बैलगाड़ियों में अपना आवश्यक सामान लदवाया और उस युवक की रहनुमाई में गांव को छोड़कर चले गए। मुखिया एवं गांव के अन्य लोगों ने उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए भरे हृदय से उन्हें विदा किया। उनके जाते समय सभी गांववासियों की आंखें नम हो गईं। उन लोगों के जाने के 3 दिन बाद मुखिया ने अन्य ग्रामवासियों से कहा। मित्रों, अब 1 या 2 दिनों में हमें भी यह गांव छोड़ना पड़ेगा। अकाल की विभीषिका बढ़ती ही जा रही है। अपने पुरखों के इस गांव को छोड़ते हुए हमें दुख तो बहुत होगा, किंतु कोई अन्य चारा भी तो नहीं है। जान है तो जहान है। यदि जीवित रहे और अकाल की स्थिति समाप्त हो गई तो पुनः लौट आएंगे और फिर से अपना कार्य आरंभ कर देंगे। सबने ध्वनि मत से मुखिया के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मुखिया ने आगे कहा। भाइयों, अभी से यात्रा की तैयारी आरंभ कर दो। न मालूम हमें कितना दिन चलना पड़ेगा। यह तो आप लोग जानते ही हैं कि हमें उस पार पहुंचने के लिए लंबा रेगिस्तान पार करना पड़ेगा। रेगिस्तान में पानी मिलना तो बालू से तेल निकालने के समान है। अतः मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों में जितना हो सके पानी भर लो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जहाँ डेरा डालें वही छोटा मोटा कुआं खोद लें, क्योंकि यहाँ से पानी भर कर ले जाने में तो बड़ी असुविधा होगी। एक ग्रामवासी ने अपनी चिंता जताई। इस पर मुखिया ने कहा। नहीं भैया, ऐसा ठीक करना नहीं होगा। एक तो हम लोग यात्रा में वैसे ही थके होंगे, फिर कुआं खोदना कैसे संभव होगा, और फिर रेगिस्तान में पानी मिलेगा भी कहाँ। इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग अपने साथ ज्यादा से ज्यादा पानी लेकर चलें। आदमी अपनी भूख तो एक बार सहन भी कर लेता है, किंतु पानी के बगैर जीवित नहीं रह पाता। अतः साथ में पानी का होना परम आवश्यक है। मुखिया की बात सभी को जच गई। तब गांव वालों ने पास के एक पुराने तालाब से जितना हो सकता था अधिकाधिक पानी मटकों में भर लिया। जितना भोजन का सामान उपलब्ध हो सकता था साथ लिया और निश्चित दिन मुखिया के निर्देश पर गांव छोड़कर चल पड़े। उन्होंने वही रास्ता अपनाया जिस रास्ते पर कुछ दिन पहले उनके साथी गए थे। धीरे धीरे गांव की सीमा छूटती गई और अंततः उनका काफिला रेगिस्तान में प्रवेश कर गया। शाम के समय वे ऐसे स्थानों पर पड़ाव डालते जहां कुछ छाया हो। पास में जो भी अन्न मौजूद था उससे भोजन बनाते और खाकर सो जाते। अगली सुबह फिर यात्रा पर चल पड़ते। जब उनका काफिला रेगिस्तान के मध्य भाग में पहुंचा तो दूसरी ओर से उन्हें एक और काफिला अपनी ओर आता दिखाई दिया। गांव वालों को यह सोचकर आश्चर्य होने लगा कि रेगिस्तान में यह काफिला कहां से आ रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद काफिले वाले रास्ता भटक गए हैं और हमसे किसी सहायता की आशा लेकर इधर आ रहे हैं।
काफिला पास पहुंचा तो उन लोगों ने देखा कि उस काफिले में कुछ विचित्र प्रकार के लोग थे। उनकी वेशभूषा भी बड़ी विचित्र थी। उन्होंने काले कपड़ों से अपने मुंह ढांक रखे थे। यह देखकर मुखिया संदिग्ध हो उठा। उसने सोचा, अवश्य ही यह लोग नरभक्षी हैं जो मनुष्यों को मारकर खा सकते हैं। ऐसा विचार कर मुखिया ने अपने काफिले के सभी लोगों को सावधान रहने को कह दिया। जब वे लोग पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी बैलगाड़ियां रोक दी। उनमें से एक, जिसकी आकृति भयंकर थी और जो उनका सरदार दिख रहा था, अपनी गाड़ी से उतरकर उनके करीब आया और पूछा, भाइयों, कौन है आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं और किधर जाएंगे? मुखिया ने बताया, हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, इसलिए हम गांव छोड़कर किसी नई जगह जा रहे हैं ताकि जीवन यापन कर सकें। आपकी बैलगाड़ी में इतने मटके क्यों रखे हैं? क्या भरा हुआ है इन मटकों में? उसी व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया। भैया, इस रेगिस्तानी इलाके में दूर दूर तक पानी नहीं मिल सकता, इसलिए हम पानी साथ लेकर चल रहे हैं। इन सभी मटकों में हमने पानी भरा हुआ है। इस रेगिस्तान में बैल वैसे ही कठिनाई से चल पाते हैं। इतने भारी भारी मटकों का बोझ लेकर वे कैसे आगे बढ़ेंगे? व्यवस्था है भाई, पानी के बिना हम जीवित कैसे रहेंगे? यह तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इस तरह तो इस रेगिस्तान को पार करने में आप लोगों को वर्षों लग जाएंगे। तो फिर क्या करें? आप लोग यह पानी फेंक दीजिए, भार कम हो जाएगा तो बैल तेजी से चलेंगे। इस प्रकार आप लोग शीघ्र ही इस रेगिस्तान को पार कर लेंगे। सलाह के लिए धन्यवाद, किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पानी के बिना इस रेगिस्तान में जीवन की आशा ही समाप्त हो जाएगी। आप लोग बड़े मूर्ख मालूम होते हैं। अरे भाई, रेगिस्तान के उस पार बहुत तेजी से पानी बरस रहा है। वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। ये देखो, हमारे तो कपड़े भी अभी तक भीगे हुए हैं। रेगिस्तान में वर्षा? हमें तो आपकी बात पर विश्वास नहीं होता। आपकी मर्जी, विश्वास करें या ना करें, पर वास्तविकता यही है कि रेगिस्तान के उस पार एक घना जंगल है। वहाँ बहुत तेज वर्षा हो रही है। इसलिए हमारा कहना मानो, फेंक दो मटकों में भरे अपने पानी को। व्यर्थ का बोझ ढोने से कोई फायदा नहीं है। उस व्यक्ति की बात सुनकर मुखिया का संदेह निश्चय में बदल गया, क्योंकि रेगिस्तान में कितने ही गीले कपड़े क्यों ना हो, वे कुछ ही देर में सूख जाते हैं। फिर इन लोगों के कपड़े गीले क्यों हैं? इसका मतलब क्या हुआ? मुखिया को सोच में पड़ा देखकर सरदार का हौसला कुछ और बढ़ा। उसने कहा, क्या हुआ श्रीमान, किस सोच में पड़ गए? हमारा कहना मानिए और गिरा दीजिए इस व्यर्थ के बोझ को। इस पर मुखिया ने कहा, सुनो भैया, हम किसी के कहने पर काम नहीं करते। जो ठीक समझते हैं वही करते हैं। अतः हम सब मिलकर फैसला कर लेंगे कि इस विषय में क्या करना चाहिए। मुखिया का उत्तर सुनकर वे लोग वहां से चले गए। तब मुखिया ने अपने काफिले के लोगों को समझाया, भाइयों, मैं देख रहा हूँ कि तुम में से कुछ लोगों के चेहरे के भाव बदले हुए हैं। कुछ हमारे साथी उस जंगली सरदार की बातों से प्रभावित होकर शायद यह सोचने लगे हैं कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए ताकि बैलों का बोझ हल्का हो जाए, लेकिन ऐसा करना आत्मघाती होगा। साथियों, आप लोग इन जंगली लोगों को नहीं जानते। यह लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। वह कैसे? अरे भाई, ये लोग इस रेगिस्तान में घूमते रहते हैं। कोई इक्का दुक्का आदमी मिलने पर ये लोग उसे मार कर खा जाते हैं। हमें अधिक संख्या में देखकर इनकी हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वे लोग हमें गुमराह कर रहे थे कि हम पानी फेंक दें। इसके पीछे इन लोगों की चाल यह थी कि हम इनके कहने में आकर पानी फेंक देते तो पानी के अभाव में प्यास से तड़पने लगते। तब हम में चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रह जाती। ऐसे में वे पुनः आते और हमें मारकर खा जाते। मुखिया की सारगर्भित बात सुनकर गांव वाले समझ गए कि निश्चय ही यही बात थी। वे अपने मुखिया की बुद्धिमानी पर गर्वित हो उठे। वे लोग जो जंगली सरदार की बातों से प्रभावित हो चुके थे, उनके चेहरे लज्जा से झुक गए। तब मुखिया ने आगे कहा, साथियों, हमें बाहर वाले किसी व्यक्ति की बातों पर अनायास ही विश्वास नहीं करना चाहिए। एकता में बहुत शक्ति होती है। आप लोग एकजुट बने रहिए। यह मुसीबतों के दिन तो थोड़े दिनों के मेहमान हैं, अंततः फिर अच्छे दिन आएंगे और हम सब पहले की भांति सुखी एवं संपन्न हो जाएंगे। मुसीबत पड़ने पर घबरा जाना तो कायरों का काम होता है। बहादुरी से मुसीबत का सामना करना ही सच्ची वीरता होती है। मुखिया ने आगे कहा, हमारे कुछ साथी जो जल्दबाजी में हमसे पहले गांव छोड़कर चले गए थे, मुझे तो अब उनकी भी चिंता होने लगी है। ईश्वर उनकी रक्षा करें। तो क्या उनके साथ कोई अनर्थ हो सकता है? एक व्यक्ति ने आशंका जाहिर की।
इस भयंकर रेगिस्तान में जहाँ नरभक्षी विचरण करते रहते हैं, कुछ भी घटित हो जाना सर्वथा अपेक्षित है। मुखिया ने उत्तर दिया। काफिला फिर से आगे बढ़ चला। अब तक रेगिस्तान में गर्मी का प्रकोप और उग्र हो गया था। सूर्य देवता जैसे धरती पर आग बरसा रहे थे। कभी कभी दूर रेत पर किरणें सी झिलमिलाने लगती, जिन्हें देखकर पानी का धोखा होने लगता था। रेगिस्तान में प्रायः ऐसा होता ही रहता है। इसी को तो मृगमरीचिका कहते हैं। वे लोग कुछ और आगे बढ़े तो रेगिस्तान की विभीषिका और भी गहरी होने लगी। दूर दूर तक तपते रेत के टीले ही टीले दिखाई पड़ते थे। कहीं कोई वृक्ष नजर आता भी तो वे थे इक्के दुक्के खजूर के वृक्ष या कुछ कटीली झाड़ियां। काफिले के कुछ युवक तो फिर भी कुछ ठीक थे, किंतु औरतों और बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही थी। प्यास बुझाने के लिए वे जो बार बार पानी पीते थे, वह भी इतना गर्म हो गया था कि उबलता सा प्रतीत होता था। खैर, काफिला मंथर गति से आगे बढ़ता रहा। उन लोगों को आशा थी कि अंततः वे लोग इस रेगिस्तान को पार कर जाएंगे। मुखिया उन लोगों को लगातार आश्वासन देता जा रहा था। काफी आगे चलने पर उन्हें दूर एक वन दिखाई दिया। काफिले के लोगों में जैसे नई जान सी आ गई। वे लोग और भी तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगे। जब वे उनके कुछ और निकट पहुंचे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य होने लगा कि वहां वर्षा का कहीं नामो निशान नहीं था, जैसा कि उन जंगलियों के सरदार ने बताया था। फिर भी उन्हें यह सोचकर संतोष हुआ कि वर्षा न सही, वृक्षों की छाया तो मिलेगी बैठने को। तभी उनमें से किसी की निगाह उस दिशा में पड़ी जहां मानव कंकालों का एक ढेर सा लगा हुआ था। वह जोर से चिल्ला उठा, अरे उधर देखो, उस ओर। सभी की निगाहें उसी ओर घूम गईं। मानव कंकालों को देखकर सभी भयभीत हो उठे। मुखिया ने चिंतातुर आवाज में कहा, बैलगाड़ियों को रोक दो, हम पहले यह मालूम करेंगे कि यह कंकाल किसके हैं। बैलगाड़ियां रोक दी गईं। सभी उतरकर उन कंकालों के पास पहुंचे। मुखिया ने गौर से कंकालों के पास चिथड़े हुए कपड़ों को देखा तो उसके मुंह से एक हृदय विदारक आह सी निकल गई। पहली ही नजर में वह पहचान गया कि वे नर कंकाल उन्हीं अभागे नौजवानों के थे जो गर्मजोशी में उनसे पहले गांव छोड़कर चले आए थे। उसने दुख भरे स्वर में कहा, लगता है पूरा काफिला ही रेगिस्तान की भेंट चढ़ गया। बेचारों को मरते समय पानी भी नसीब नहीं हुआ होगा। पर ये लोग थे कौन? उनमें से एक ने पूछा। वही अपने साथी जो मेरी सलाह न मानकर हमसे पहले गांव छोड़ आए थे, मुखिया ने बताया। यह सुनकर सभी के चेहरे उतर गए। उनके कुछ संबंधी तो रोने पीटने भी लगे। मुखिया ने उन्हें सांत्वना दी और फिर शेष साथियों की मदद से उनकी वे बैलगाड़ियां बाहर निकलवाई जो रेत के टीलों में इधर उधर दबी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन वे गाड़ियां भी लकड़ियों का ढेर मात्र थीं। उनमें रखी खाद्य सामग्री नरभक्षियों ने लूट ली थी। पानी के मटकों में रेत भरा हुआ था। बैल भी शायद वे लुटेरे लूट ले गए थे, या फिर यह भी संभव था कि वे उन्हें मारकर खा गए हों। बहरहाल स्थिति अत्यंत ही भयावह थी। हड्डियों के ढेर से बहुत ही अप्रिय बदबू फूटने लगी थी। गांव वालों का वहां ठहरना भी दूभर हो गया। काफिले की कुछ महिलाएं और बच्चे जब वमन करने लगे तो गांव वालों में कोई व्यक्ति मुखिया से बोला, मुखिया जी, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ अधिक देर रुके तो हमारी स्त्रियाँ और बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। वैसे भी रेगिस्तान की लंबी जानलेवा गर्मी और अप्रिय यात्रा ने उनकी हालत खराब कर रखी है। यह सुनकर मुखिया बोला, नहीं भाई, हम अपने साथियों के कंकालों को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाएंगे। आखिर वे हमारे स्वजन थे, एक ही गांव के रहने वाले। माना कि वे जोश में आकर भटक गए थे और इसकी उन्हें सजा भी मिल गई, लेकिन ऐसी अवस्था में भी हमारा उनके प्रति कोई कर्तव्य बनता है। तो क्या करने का इरादा है? उसी व्यक्ति ने संदिग्ध स्वर में पूछा। हम इनका दाह संस्कार करेंगे। पर जलाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? यहाँ आसपास तो कुछ है भी नहीं, सिवाय कुछ कटीली झाड़ियों के, और वन भी अभी यहाँ से काफी दूर है। गर्मी की तपन इतनी है कि कुछ देर और रुके तो हमारा भी अंत हो जाएगा। लकड़ियों का इंतजाम तो यही है, तुम्हें इसके लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। सुनो, ये जो इनकी टूटी फूटी बैलगाड़ियां शेष बची हैं, इन्हें तोड़ लो। बांस, बल्ली, पहिए, ये सब इनकी लाशों को जलाने के काम में आएंगे। इनसे विधिवत इनका दाह संस्कार हो जाएगा और हमें भी अपने कर्तव्य से मुक्ति मिल जाएगी। तब ऐसा ही किया गया। काफिले वालों के संयुक्त प्रयास से वे बैलगाड़ियां तोड़ डाली गईं। उन्हीं को चीता के रूप में इस्तेमाल किया गया। काफिले वाले वहां पड़े नर कंकालों को खोज खोज कर चिताओं में डालते रहे। कुछ ही देर में वहां एक भी कंकाल बाकी न रहा। सभी अग्नि को समर्पित कर दिए गए। तब सबने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और फिर अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठकर वन की दिशा में चल पड़े।
वन के हरे भरे वृक्षों की छांव में बैठकर जब उन लोगों ने अपनी यात्रा की थकान काफी हद तक दूर कर ली, तब मुखिया ने उन्हें एक बार फिर समझाया। साथियों, सुखी एवं संपन्न जीवन बिताने के लिए मेरी कुछ बातें गांठ बांध लो। यदि तुमने उन बातों पर अमल किया तो जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे बातें कौन कौन सी हैं मुखिया जी? हमें वह बातें अवश्य बताइए, हम उन पर अमल करेंगे। मुखिया बोला, पहली बात तो यह है कि बड़े बूढ़ों का कभी निरादर मत करो, उनकी बातों पर अमल करो। उनके पास जीवन के अनुभवों का जो खजाना होता है वह नौजवानों के पास नहीं होता। अब आप ही देख लो, रास्ते में उन नरभक्षियों की बातों में आकर यदि हमने अपने पानी से भरे मटके खाली कर दिए होते तो क्या आज हम जीवित रहते? हरगिज नहीं। हमारा भी वही हाल होता जो हमारे आगे जाने वाले साथियों का हुआ है। मुखिया जी, यह तो बताइए कि आपको उनके कथन पर यह विश्वास कैसे हुआ कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमारे कुछ साथी तो उनकी बातों से प्रभावित होने लगे थे। मैंने अपने अनुभव से यह बात जानी थी। रेगिस्तान में तेज गर्म हवाओं के अंधड़ चल रहे थे, आकाश पर बादलों का कोई नामो निशान तक न था, और वे लोग कह रहे थे कि कुछ आगे वन में तेज वर्षा हो रही है। मैं तभी समझ गया कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें भ्रमित करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। बस तभी मैंने उनके प्रस्ताव को नकार दिया। पर मुखिया जी, उनके वस्त्र तो गीले थे, उन्होंने हमें दिखाए भी थे। तुमने शायद उनके वस्त्रों पर ध्यान नहीं दिया था। वे वस्त्र भेड़ बकरियों की खाल के थे। खाल को अगर पानी में भिगोया जाए तो वह सूती कपड़ों की अपेक्षा देर तक गीली रहती है। हमें भ्रमित करने के लिए उन्होंने अपने वस्त्र अवश्य ही कुछ देर पहले पानी में गीले किए होंगे। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। अब भविष्य में आप लोग ऐसे लोगों से सतर्क रहें। सभी ने सिर हिलाकर मुखिया की बात का समर्थन किया। मुखिया ने आगे कहा, हमेशा मिलजुल कर संगठित होकर कार्य करो। एकता में बहुत शक्ति होती है। तुमने देखा है झाड़ू को, झाड़ू की सींकें यदि एकत्रित होती हैं तभी उससे घर आंगन बुहारा जा सकता है। अकेली सींग से क्या घर बुहारना संभव है? कभी नहीं। सभी लोग गंभीरता पूर्वक मुखिया की बातों को सुन रहे थे। सब लोग समवेत स्वर में बोले, ठीक है मुखिया जी, हम आपकी बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। एक बात और, कभी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे तुम जानते नहीं हो उसकी बातों पर सहसा ही विश्वास मत करो। पहले उसकी बात को परखो, जानो कि वह कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। सच्चाई का पता लगाकर ही उस पर विश्वास करो। अब अंतिम बात भी सुन लो। तुम लोग घर बार छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में बाहर आए हो, अतः जहाँ भी काम करो, जैसा भी काम करो, चाहे वह तुम्हारा स्वयं का काम हो अथवा किसी की चाकरी, हमेशा अपने धंधे और चाकरी के प्रति ईमानदार रहो। बेईमान व्यक्ति कुछ दिन तो फल फूल सकता है, किंतु अंततः उसका परिणाम दुखद ही होता है। जबकि ईमानदार व्यक्ति को आरंभ में तो कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर उसका अंत सुखदायी होता है। मुखिया की बातें सभी ने ध्यानपूर्वक सुनी और फिर सब अपनी नई मंजिल को जाने के लिए तैयार हो गए। अब उनके सिर से गम और निराशा के बादल छंट चुके थे और वन के उस पार एक नए स्वर्णिम भविष्य का सवेरा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था।